आज मैं आपको गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई माना एक ये तार है जो अनंत लंबाई का है, यहाँ भी इंफिनिटी है और यहाँ भी इंफिनिटी है। ठीक है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह समान रूप से क्या है, आवेशित है। जब भी हमें गाउसीय प्रमेय से कोई भी क्षेत्र निकालना हो तो हमें सबसे पहले एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। और बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, समान दूरी पर समान हो, और जिसका क्षेत्रफल नियत हो, लगभग, है ना, या फिर परिभाषित हो कह सकते हैं, या फिर मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश ds व E के बीच जो क्षेत्रफल है उसके प्रत्येक बिंदु पर कोण समान हो। तो ऐसे पृष्ठ की हमें कल्पना करनी पड़ेगी। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट, अब हम माना r दूरी पर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बेलन, गाउसीय पृष्ठ में एक बेलन की कल्पना करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर, गाउसीय पृष्ठ क्या बना रहे हैं, बेलनाकार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आवेश आ रहा है। अब आपको पहले से पता है, क्या पता है कि वैद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश उसके क्या होता है, लंबवत होता है। यानी अगर हम यहाँ पे एक क्षेत्रफल ले, छोटा सा ds1, माना हमने क्या लिया, ds1 लिया, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा ds1। अगर हम यहाँ पे कोई क्षेत्रफल ds2 लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा ds2। हम गोले के परिधि पे कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके क्षेत्रफल के लंबवत होगा ds3। ठीक है ना। अब देखिए, इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी इससे e है, r है, तो इन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हाँ, आपको मैंने पहले ही बताया है वैद्युत बल रेखाओं में कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वह प्लस आवेश से सीधे अनंत की ओर होता है। तो प्लस आवेश से इससे विद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा, इधर की ओर, इधर की ओर, इस साइड, इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की दिशा एक ही है ना। इधर से आप अगर यहाँ देखें तो अनंत लंबाई का है ये, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वो इधर, यहाँ देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E होगी। तो ये एक गाउसीय पृष्ठ बन गया है। ठीक है ना। अब हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि एक तार समान रूप से आवेशित है, यदि एक तार समान रूप से आवेशित है, यदि एक तार समान रूप से आवेशित है तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो तार के प्रति एकांक, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लंबाई पर आवेश
को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात क्या होगा, जो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दिखाएं अगर, तो लैम्डा इक्वल टू कुल जो आवेश होगा उसमें लंबाई का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं या Q इक्वल टू L लैम्डा। तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अनंत लंबाई का तार है जिससे r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अतः r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तार से r दूरी पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ प्राप्त होता है। बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त होता है। कल्पना करने पर बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त होगा। पृष्ठ प्राप्त होता है। अब बेलन के 3 पृष्ठ होंगे, ठीक है ना। देखो इस पृष्ठ पे और इस पृष्ठ पे तो अलग अलग कोण है, ई और ds में, और वक्र पृष्ठ पर अलग कोण है। तो हम लिखेंगे बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। सपाट S1 व S2 और वक्राकार S3। सपाट S1, इसको हमने S1 पृष्ठ माना, इसको हमने S2 माना, और जो ये वक्र पृष्ठ है इसको हमने S3 माना। सपाट S1 व S2 तथा वक्र पृष्ठ S3। अतः इनसे गुजरने वाला कुल गाउसीय फ्लक्स, अतः गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर φ1 पहले पृष्ठ से प्लस φ2 प्लस φ3। अब फाई बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब E क्या है, ds1 पहले क्षेत्रफल के लिए गाउसीय पृष्ठ प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन 3। अब अगर हम इसका विस्तार करें, cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds cos थीटा 2 प्लस
इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा 3। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ई और डी एस के बीच कोण क्या है। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ S1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण θ1 बराबर। देखो क्षेत्रफल सदिश है, इधर प्लस आवेश से हमेशा बाहर की ओर, और नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से सदैव बाहर की ओर, और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत। तो ये इन दोनों के बीच कितना कोण है, 90 अंश। इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ S2 के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा। अब दूसरी सतह के लिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर प्लस आवेश से हमेशा अनंत की ओर, और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत ds। तो इनके बीच में कोण कितना है, 90 अंश। अब तृतीय पृष्ठ S3 के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण θ3 बराबर। अब देखिए वक्र पृष्ठ है, यूं वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वक्र पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से बाहर की ओर, दोनों ही एक ही दिशा में है। तो इनके बीच का कोण कितना है, 0। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू, इसमें क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। अब कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा ई डी एस 3। इसका मान तो क्या हो गया, 0। ठीक है ना। अब फाइनल फाई बराबर कितना हो जाएगा, अब हमारे पास आ गया अनंत तक है, हमारे पास आ गया फाई इक्वल टू क्या आ गया है, इंटीग्रेशन ई डी एस 3। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे पृष्ठ के लिए एक समान है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये आ गया बाहर। अब अंदर क्या रह गया, ds3, और ds3 क्या है, इसमें बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा ई डॉट, यहाँ पे पहले यहाँ लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ds3 बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कितना होता है ये, 2 पाई r l। यहाँ पे आ जाएगा डॉट 2 पाई r l, ये हो गया। अब गाउस की प्रमेय से इसको आप समीकरण नंबर 1 वो हो गया था, इसको कर लो समीकरण नंबर 2। अब आएगा गाउस की प्रमेय से,
उसकी प्रमेय से, क्या है गाउस की प्रमेय से, फाई इक्वल टू टोटल आवेश Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब समीकरण 1 से हम क्या निकाल रहे हैं, Q इक्वल टू L लैम्डा। तो समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से Q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, E डॉट 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। L से L कैंसिल, E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना, और ये एप्सिलॉन 0। तो आप इसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। ऐसा निकाल सकते हो आप इसको। 2 की जगह 4 किया तो यहाँ 2 ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, ठीक है ना, और ये आर अलग ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ ले लिया। अब इसका मान क्या होता है, के, तो E इक्वल टू के 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसके लिए, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अगर हमें किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किससे, गाउस की प्रमेय से, तो हमें उसके चारों ओर सबसे पहले एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ती है। उसके बाद हम फाई का मान निकालेंगे। फाई का मान हमेशा E ds यानी कि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds यानी कि क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बनेगा उससे निकलेगी। तो एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उसके बाद फाई का मान निकालेंगे E और ds के बीच बनने वाले कोण के माध्यम से, और फिर उसके बाद गाउस की जो प्रमेय है उससे फाई का मान निकालेंगे। दोनों फाइयों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो जो भी आपने गाउसीय प्रमेय से जो जिस भी स्फीयर या जिस भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ेगी उस आवेश के चारों ओर। तो ये हो गया आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।